चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात की घटी घटना जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा नाम अभिषेक है और मेरी उम्र लगभग 18 वर्ष की है। मुझे बचपन से ही जिम करने और शरीर बनाने में बहुत ही दिलचस्पी है, लेकिन गरीब परिवार में होने की वजह से मैं जिम नहीं कर पाता था, क्योंकि जिम करने की फीस मेरे पास नहीं होती थी। इसलिए मैं सुबह और शाम घर पर ही वर्कआउट करता था और सुबह के 3:30 बजे मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ रनिंग के लिए निकल जाता। आज तकरीबन 1 साल पहले दिसंबर का वो ठंडी का महीना था। हर बार की तरह उस रोज भी मैं सुबह के 3:30 बजे रनिंग के लिए घर से निकल पड़ा, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन मेरे सभी साथियों ने रनिंग पे जाने के लिए इनकार कर दिया। लेकिन मैं उस ठंड के मौसम में अकेला ही रनिंग के लिए निकल पड़ा, क्योंकि फिटनेस का मुझ पर भूत सवार था। उस रोज मैं अपने घर से रनिंग के लिए 3:30 बजे ही निकल गया था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं दौड़ते दौड़ते अपने गांव से एकदम से कब बाहर निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। रनिंग करने की वजह से थकान के कारण कुछ देर मैं वहीं उस सड़क के किनारे खड़ा हो गया और मैंने जैसे अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि चारों तरफ मुझे बस कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा था। ना वहां पर कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस एक सुनसान वो रोड और चारों तरफ एकदम ठंडी ओस वहां पर गिरी हुई थी। पर जिस जगह पर मैं खड़ा था उसी जगह पर मेरे पीछे एक झंडी गड़ी हुई थी जो लाल रंग के कपड़े से लिपटी हुई थी। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके थोड़े ध्यान से देखा तो 2 मटके भी वहां पर रखे हुए थे और पान के पत्ते पर कुछ सिंदूर जैसा लगाया गया था और उसके पत्ते के ऊपर कुछ पैसे भी रखे हुए थे। दोस्तों, इतना देखते ही मुझे समझने में देरी नहीं लगी कि जरूर यहाँ कोई टोना टोटका किया गया है कि तभी अचानक एक जंगली सुअर जो अक्सर गांव के इलाके में पाया जाता है वो मेरे एकदम बगल से होकर पूरी रफ्तार से गुजर गया, जिसकी वजह से मैं एकदम से पीछे हटा तो मेरा पैर उस लाल कपड़े के ऊपर आ गया और मेरा हाथ उस गड़े लाल झंडे से जा लगा, जिसकी वजह से वो झंडा उखड़ गया। कि तभी मैं वहां से तुरंत ही हट गया और पलटकर जब मैंने देखा तो डर मेरे चेहरे पर साफ साफ दिखने लगा था, क्योंकि वो मटका और पान का पत्ता मेरे पैर से लगने की वजह से सब कुछ बिखर चुका था। और मैं इतना देखते ही तुरंत ही अपने घर की ओर लौटने लगा और मेरे दिमाग में अब तमाम सवाल चलने लगे थे, क्योंकि मेरे गांव में ऐसे जादू टोने की बातें बहुत ही प्रचलित थी और मैंने अपनी दादी से भी सुना था कि जैसे हम इंसानों में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे लोग भी होते हैं, ठीक ऐसे ही आत्माएं भी कुछ अच्छी तो कुछ बुरी होती है, यानी कि कुछ भूत प्रेत जो बहुत ही बुरे होते हैं। एक बार किसी को अगर पकड़ ले तो जल्दी उन्हें छोड़ते नहीं है, उन्हें तब तक सताते हैं जब तक कि वो इंसान तंग आकर खुद खुशी ना कर ले। बहुत ही मुश्किल से कुछ बड़े ही सिद्ध पुजारी उन सभी पर काबू कर पाते हैं और तंत्र मंत्र की घोर साधना से आत्माओं को ऐसे ही किसी मटके में स्थापित कर एक सुनसान जगह पर कहीं गाड़ दिया जाता है। अब मैं इन्हीं सभी ख्यालों में पूरी तरीके से डूबा हुआ था और अपने घर की ओर आगे बढ़े जा रहा था कि अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई बहुत ही तेजी से गुजरा है और उस चीज का एहसास मुझे ऐसा हुआ जैसे एक ठंडी हवा मुझे छूकर बहुत ही तेजी से गुजरी हो। अब मेरा पूरा शरीर सन्न रह गया और मैं तेजी से अब अपने घर की ओर दौड़ने लगा कि तभी दौड़ते दौड़ते अचानक ही मेरा पांव एक ईंट की टुकड़ी से टकरा गया, जिससे मैं वहीं लड़खड़ा के गिर पड़ा कि अचानक ही मुझे अपने पीछे से सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा सा जानवर या कोई बड़ा सा जीव बहुत ही मोटी मोटी सांसें ले रहा है। अब मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। मैं बहुत ही हिम्मत के साथ उठा और बिना पीछे मुड़े सीधा भागने लगा और भागते भागते मैं अपने घर पर आ पहुंचा। तभी मैंने ये किस्सा अपने घर पर अपने दादी को बताया और मैं दादी से पूछने लगा कि ये फिर क्या चीज़ थी, क्या कोई मुझसे भूल हुई है जो मुझे ऐसा सब अनुभव हुआ। मेरे दिमाग में तमाम सवाल चल रहे थे। मेरी दादी भी मेरी बातों को सुनने के बाद थोड़ी चिंतित हो गई और वो भी गहरी सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मेरी दादी अचानक ही मुझसे बिना कुछ बोले वहां से चली गई और मुझे मेरी दादी का ये बर्ताव जरा भी समझ में नहीं आ रहा था।
अब मेरी दादी का बिन कुछ बताए जाने के बाद मैं भी नहाकर और खाना खाकर अपने काम पर निकल गया। मैं अपने गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक कार के गैराज में काम करता था, जहां से आने में कभी कभी मुझे रात हो जाती थी। अब मैं अपनी ड्यूटी पर चला तो गया था, लेकिन मेरा काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी मैं बेमन से अपना काम किया जा रहा था। मेरी ड्यूटी सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक की थी और मैं वैसे ही चिंता में इतना डूबा हुआ था कि कब काम करते करते शाम के 6 बजने को आए थे, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सोच ही रहा था अब घर निकलने के बारे में कि तभी गैराज के मालिक ने मुझसे कहा कि अभिषेक, आज कुछ समय और रुक जाओ, क्योंकि आज थोड़ी ज़्यादा गाड़ियां हैं और सभी गाड़ियां कल तक ही पूरी रिपेयर करके देना है। मैं आज तुम्हारा ओवर टाइम कर देता हूँ, आज की तुम्हारी पगार थोड़ी बढ़ा देता हूँ, लेकिन रुक जाओ तुम आज। मैं भी अपने मालिक के इतना रिक्वेस्ट करने पर रुक गया। अब मुझे कुछ सुबह से काम करने की वजह से थोड़ी भूख भी लगने लगी थी, तो मैं वहीं के ढाबे में थोड़ा नाश्ता करने चला गया ताकि कुछ देर और आराम कर सकूं। नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा अपने काम पर लग गया और फिर काम करते करते कब रात के 9 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। अब मैंने अपने गैराज के मालिक से कहा, सर काफ़ी रात हो चुकी है और मुझे भी अब निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा दूर जाना है और मेरी बाइक की तो आपको पता ही है कि कब धोखा दे दे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मेरे गैराज के मालिक ने इतना सुनते ही मुझसे कहा, ठीक है अभिषेक, तो तुम जाओ। और फिर इतना सुनते मैं अपने घर के लिए अब रवाना हो गया। अब मैं भी अपने घर की ओर अपनी खटारा बाइक से आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं बाइक चलाते हुए लगभग अपने गांव के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। मैं अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि मैं बाइक चलाते चलाते एकदम ही भूल गया कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते पर सुबह दौड़ते वक्त मेरे साथ वो घटना घटनी शुरू हुई थी कि तभी अचानक ही एक लोमड़ी ना जाने कहां से मेरी बाइक के सामने आ गई और अब उस लोमड़ी को बचाने के चक्कर में मेरी बाइक अचानक ही पलट गई, जिससे मैं घसीटते हुए थोड़ी दूरी पर जा गिरा। फिर इसी बीच मुझे वैसा ही अनुभव हुआ जैसा कि सुबह हुआ था। यूं अचानक ही ठंडी हवा मुझे छूकर गुजरी और एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो मेरे पास है, जो मुझे देख रहा है। बाइक से गिरने की वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोटें तो आई थी। मैंने अपने आप को संभालते हुए बाइक को उठाया और अपनी बाइक को स्टार्ट ही कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, पर मैंने उस आवाज़ को अनदेखा कर दिया और मैं अपनी बाइक को चलाने लगा। बाइक चलाते हुए मुझे एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने बाइक को नहीं रोका और मैं चलती बाइक से अगल बगल में देखने लगा कि तभी मेरी नज़रें उस रोड के किनारे गन्ने के खेत में पड़ी। तो मैंने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में गन्ने के खेत में बैठे रोते हुए देखा। वो खौफनाक मंजर देखकर मैंने तुरंत ही अपनी नज़र वहाँ से हटा ली और जैसे ही मैंने दोबारा पलट कर देखा तो मैं वहीं पर बेहोश हो गया, क्योंकि वो औरत मेरी बाइक की पिछली सीट पर मुझे बैठी दिखी थी और मेरे कानों में बेहोश होने से पहले एक ही शब्द सुनाई दिया कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को अपने घर में पाया और मेरे घर वाले मुझे देखकर बस रोए जा रहे थे। मेरे होश में आते ही मुझसे सब पूछने लगे कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। तो मैंने कल रात की घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताने लगा और मेरी पूरी बातें सुनने के बाद सबको लगने लगा कि ज़रूर कोई बुरी आत्मा मुझे परेशान कर रही है। और मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी दादी भी रोने लगी थी, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मेरी दादी को इसके बारे में पता था, इसलिए वो शायद मेरे साथ आगे होने वाली घटनाओं के बारे में सोचकर रो रही थी। तभी मैंने अपनी दादी से पूछा कि दादी क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं। तभी मेरी दादी ने मुझसे कहा कि तुम चुप रहो, और मेरे घर वालों से कहने लगी कि अब से ये कहीं नहीं जाएगा और इसे कहीं जाने मत देना। और इतना कहकर मेरी दादी बिना कुछ बताए घर से बाहर चली गई और फिर कुछ समय के बाद वो वापस आ गई और मेरे हाथ में एक काले कपड़े को बांध दिया और मुझसे कहने लगी, बेटा इसे तुम अपने हाथों से खोलना मत, ये तुम्हें बुरी शक्तियों से रक्षा करेगा। और इतना कहकर मेरी दादी ने मेरे पास एक लोबान जलाकर चली गई। उस रात की घटना के बाद मैं कई दिनों तक अपने घर में ही पड़ा रहा, लेकिन एक शाम मैं चुपके से घर से बाहर निकल आया और घूमने निकल गया,
क्योंकि इतने दिनों से घर में रहते रहते मैं एकदम बोर हो चुका था और मैं कितने दिनों के बाद घर से बाहर निकला था और मैं पैदल भोजपुरी गाने लगाकर अपने खेतों की ओर घूमने निकल पड़ा। शाम का वक्त था तो मैंने सोचा कि रात होने से पहले मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन मैं गाने सुनते हुए और खेतों की मनमोहक हरियाली देख इतना खो गया था कि कब मैं चलते चलते अपने गांव से काफ़ी दूर आ गया। मुझे जरा भी इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। तभी मैंने मोबाइल में समय देखा तो रात के 8 बज रहे थे और चारों तरफ बस सन्नाटा था। उस सन्नाटे में लोमड़ियों की रोने की आवाज़ें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जिस वजह से मैं दौड़ने लगा और तेजी से अपने गांव की तरफ भागने लगा कि तभी मुझे किसी चीज़ की मोटी सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी और धीरे धीरे वो सांसों की आवाज़ तेज हो रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे मेरे साथ ही दौड़ रहा है, पर मेरे पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बस बिना रुके भागे ही जा रहा था। भागते भागते मेरी सांसें फूल चुकी थी कि तभी मेरा गांव अब दिखने लगा और मैं अब अपने गांव के काफ़ी करीब पहुंच गया था कि तभी अचानक ही किसी औरत की थोड़ी भारी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, तो नहीं बचेगा। और वो आवाज़ एक्सीडेंट के वक्त ऐसी आवाज़ आई थी, शायद उस काले कपड़े की वजह से जो मेरे हाथ में बंधा हुआ था। मैं बच गया और मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे घर वाले मुझ पर बहुत ही नाराज हुए। कई दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे वो औरत अब मेरे सपनों में दिखाई देने लगी और धीरे धीरे मेरी तबीयत अब बिगड़ने लगी थी और साथ ही मेरे आंखों के नीचे अब गड्ढे हो चुके थे और अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं अपने बिस्तर से भी उठ सकूं। मुझे कहीं जाना भी होता तो मेरे घर वाले मुझे लेकर जाते हैं। अब मेरे घर वालों को मेरी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। मेरे सोते वक्त मेरी दादी जो लोबान जलाया करती थी, अब उस लोबान से एक अजीब सी बदबू आया करती थी। मेरा ये हाल देखकर मेरी दादी ने एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक को मेरे घर पर बुलाया। शाम का वक्त था। जैसे उस तांत्रिक ने मेरे घर की चौखट पर कदम रखा कि वो एक झटके से पीछे चला गया। ऐसा लगा कि किसी ने उसे धक्का दे दिया हो और उस तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। कुछ समय तक मंत्र उच्चारण करने के बाद उसने घर में प्रवेश किया और मेरी तरफ देखकर बोला, इस लड़के से गलती से एक बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया है। और उस तांत्रिक ने मुझसे और मेरे घर वालों से कहा, अगर इस लड़के को बचाना चाहते हो तो एक साधना करनी पड़ेगी जिसके पश्चात इसकी जान बचेगी, लेकिन इसमें बहुत ही खतरा है, इस लड़के की जान भी जा सकती है। दोस्तों, तांत्रिक के मुंह से इतना सुनते ही मेरे घर वाले पूरी तरह से हैरान हो गए। तभी तांत्रिक ने कहा, कल ही शाम के वक्त तंत्र साधना की जाएगी। आप लोग तब तक इस लड़के को अकेला मत छोड़िएगा क्योंकि इसकी जान खतरे में है। और इतना कहकर तांत्रिक चला गया और मेरे घर वाले अब मुझे लेकर बहुत ही चिंतित हो गए। मेरी दादी मेरे साथ ही रहती और अब मुझे एक पल के लिए भी कोई भी अकेला नहीं छोड़ता और सभी तंत्र साधना की पूरी तैयारी करने लगे। और अब वो पल भी आ गया जब वो तांत्रिक अपनी साधना करने वाला था और मुझे उस बुरी शक्ति से मुक्त करने वाला था। शाम के वक्त घर की सारी तैयारियां हो गई थी और उस सिद्ध तांत्रिक ने हमारे घर में प्रवेश किया और हम सबको अपने घर के सबसे अंतिम कमरे में चलने के लिए कहा और उस तांत्रिक ने तंत्र साधना की सारी चीजें मांगी। तभी उस तांत्रिक ने मुझसे घर की सारी लाइटें बुझाने के लिए कहा। सभी लाइटें बुझाने के बाद उस तांत्रिक ने कमरे में एक मोमबत्ती जलाई और फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और मंत्र उच्चारण करने के बाद एक गोल आकार में लाल सिंदूर से एक घेरा बनाया और मुझे उस घेरे में बैठने के लिए कहा और मेरे सभी घर वालों से कहने लगा, जो जहाँ बैठा है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ ले और चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और इतना कहकर उस तांत्रिक ने अपना मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में तो कुछ मंत्र पढ़कर उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर किसी चीज़ को फेंका जिससे मेरा शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे जैसे उस तांत्रिक का मंत्र उच्चारण पढ़ने लगा तो मेरा शरीर अब मेरे कंट्रोल से बाहर होने लगा। मेरे हाथ पर अपने आप ही कांपने लगे और मेरी आंखें अब धीरे धीरे पलटने लगी थी और देखते ही देखते मैंने कब अपना होश खो दिया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मेरे अगल बगल में मेरे परिवार के लोग थे और मेरी दादी मेरे पास में बैठी थी। तभी मैंने पूछा कि क्या हुआ मेरे साथ और मैं बेहोश कैसे हो गया था। तो मेरी बातों का जवाब देते ही मेरी दादी ने कहा, बेटा उस तंत्र साधना में
उस चुड़ैल की आत्मा तुम्हारे ऊपर आई थी और उसने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा शरीर उसके कब्जे में आ गया था और वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन तांत्रिक ने अपने मंत्र सिद्धियों से तुम्हें बहुत मुश्किल से बचाया है। तुम 2 दिन के बाद होश में आए हो। तुम अपना पूरा शरीर अपने आप से खो चुके थे। उस चुड़ैल का तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से काबू हो गया था, लेकिन तुम बच गए। मेरी दादी ने मुझे उस घटना के बारे में और कुछ नहीं बताया। अगली सुबह मुझे हनुमान जी के मंदिर ले जाया गया और मुझे उस मंदिर के पुजारी ने मेरे गले में एक हनुमान जी का लॉकेट पहनाया और मुझे चेतावनी देते हुए कहा कि तुम इस लॉकेट को कभी मत उतारना और तुम्हें हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना होगा और हनुमान जी का व्रत रखना है, जिससे कि ये संकट तुम्हारे ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैंने उन पंडित जी को प्रणाम किया और हम अपने घर लौट आए। मुझे उस जगह दोबारा जाने से सख्त मना कर दिया गया जहां पर उस औरत की आत्मा को बांधा गया था। दोस्तों, मुझे इस घटना से उभरने में काफ़ी वक्त लगा और आज भी मेरे गांव के बाहर सुनसान जगहों पर लाल कपड़े से लपेटकर एक मटके और लाल झंडी को गाड़ा जाता है। पर यह जादू टोना कौन करता है, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। कहा जाता है कि रात के वक्त डायने ये टोटके करते हैं। आज भी मुझे कहीं ऐसे टोटके किए स्थान दिखाई देते हैं तो मैं उस रास्ते से नहीं गुजरता। और आज भी मेरे गले में उस पुजारी की पहनाई गई हनुमान जी की ताबीज है और मैं उस घटना के बाद सुबह दौड़ने अकेले कभी नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।